औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को डिस्कस किया और हम लोगों ने उसके काजेज़ को भी पढ़ा कि व्हाट काइंड ऑफ काजेज़ फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो बनने के मकासद हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो क्या थे। तो वो हम लोगों ने वन बाय वन करके शिमला डेपुटेशन तक हम लोगों ने किया। सेपरेट इलेक्टोरेट उनका डिमांड था, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन एंड द ऑब्जेक्टिव एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फाउंडेशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन बुनियाद को कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो कॉजेज थे, ये फाउंडेशन है, अभी बन गई है, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद। तो बुनियाद क्या है, ठीक है। बुनियाद में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया। अब उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा सुन ले। बैकग्राउंड ये है कि 1886 में, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। 1886 में, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, इब्तिदा हुई। और इस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था, इसका मतलब असल मकसद ये था कि जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके का होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था, यानी कि उसमें सिलेबस को, करिकुलर को डिस्कस किया जाता था। अब दूसरा ये था कि जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इट वॉज हेल्ड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ जो प्लेसेस हैं, पार्ट्स हैं, उसमें इसको कंडक्ट किया जाता, ठीक है, ताकि हर इलाके की रिप्रेजेंटेशन हो। इसमें हर इलाका जो है उसमें इसको कंडक्ट किया जाए, ठीक है। मरकज़ जो था जहाँ से इसकी इब्तिदा हुई वो तो ढाका में, ठीक है, इसको शुरू किया गया और फिर उसके बाद जो है वो आगे ये सिलसिला चलता रहा। तो सेशन जो था ऑल इंडियन जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इसको नवाब वकारुल मुल्क ने दिसंबर 1906 में उन्होंने ढाका में इसकी बुनियाद रखी। एक रेजोल्यूशन जो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसको मूव किया गया और उस मीटिंग में नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे वो भी मौजूद थे, ठीक है, और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हकीम अजमल ख़ान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में जाकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रेसिडेंट भी बने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान उनका इंतकाल हुआ एंड द कायद-ए-आज़म अपॉइंटेड द चेयरपर्सन, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस दुनिया से रुखसत हुए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर बाकी जितनी भी मीटिंग थी उनको आगे परसू किया, चलाया। फिर बाद में कायद-ए-आज़म को प्रेसिडेंटशिप दी गई। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो उनका भी हमें पता होना चाहिए कि सर आगा खान जो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो सर आगा खान थे। ये चीज़ें आपको बार बार याद हो जाएंगी क्योंकि शिमला डेपुटेशन में भी टॉप 35 पॉलिटिकल लीडर्स सर आगा खान की क़यादत में लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला जाते हैं। वहाँ पर जाके उनसे मिलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की अपनी डिमांड मूव करते हैं और उनका जो रिस्पांस होता है वो इनकरेजिंग होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो हमें बाद में उनके मैनर्स हैं, उनका जो रवैया है, उनकी जो एप्रिसिएशन है, बाद में उनकी तमाम के तमाम बातों ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि वाकई उस हक में थे कि मुसलमानों की भी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। हालांकि हिंदुओं ने इसको बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ात भी किए, वो मानते नहीं थे, ठीक है।
तस्लीम नहीं करते थे कि मुसलमानों की भी कोई सियासी जमात है, बल्कि एक जस्ट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो ये समझते थे कि हम लोगों ने माइनॉरिटी में भी एक शख्स को रखा हुआ है, और वो शख्स थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उन्होंने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है, नॉमिनेट किया हुआ है, वो मुस्लिम अफेयर्स को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात बहुत आगे तक जा चुकी थी। चुनाचे मुसलमानों ने ये सोचा कि हमारा एक अपना सियासी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा एक अपना सियासी बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उस बैकग्राउंड की वजह से 1906 में एक रेजोल्यूशन मूव किया गया, और इस रेजोल्यूशन को फिर एक्सेप्ट किया गया, और सर आगा खान जो थे, ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्लियर हो गया। अब सेकेंडली हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। ये टॉपिक असल में हमने शुरू में इसको देखना था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम। तो हम लोग इसको थोड़े से पॉइंट्स में देखेंगे कि पॉइंट क्या है। टू सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम। मुसलमानों के हकूक़ और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, मुसलमानों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, उर्दू वाले बच्चों को। नंबर सेकंड पॉइंट है टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड गुडविल फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिली तौर पर नापसंद करते थे, इसलिए इसका मकसद ये भी था कि मुसलमानों और गवर्नमेंट के ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। ठीक है, टू क्रिएट फीलिंग्स एंड रिस्पेक्ट क्रिएट फीलिंग एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, किसके बारे में? गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द गुडविल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ गुडविल और मुस्लिम्स एंड रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो तमाम के तमाम गलत फहमियाँ जो मुसलमानों और अंग्रेज़ हुकूमत के दरमियान मौजूद थी, उन गलत फहमियों को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना। ठीक है, और टू क्रिएट फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड्स ऑफ अदर नेशंस। ठीक है, to create the relation of to other nations। दूसरी कौमों के साथ बरादराना ताल्लुक, भाईचारे के ताल्लुकात को कायम करना, ये भी इसका मकसद था। ठीक है, आप हुकूमत के साथ वफादारी का जज्बा और दूसरी कौमों के साथ अच्छे ताल्लुकात। ये बेटा 3 मेजर पॉइंट्स थे क्रिएशन या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। तो हम लोगों ने ये भी देखना है। अब ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है।
इसको मैंने इसलिए भी अलग डिस्कस करना ज़रूरी समझा है, और सीक्वेंस भी इसका ऐसे ही बनता है। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके कॉजेज़ पहले आते हैं, अब उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो बाद में आते हैं। तो हम लोगों ने पहले कॉजेज़ को पढ़ा, वो व्हाट काइंड ऑफ कॉजेज़ क्या क्या थी, फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स को देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये इसका मकसद था। ऑब्जेक्टिव कहते हैं मकसद को, मकासद क्या थे। मकासद में और कॉजेज़ में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। कॉजेज़ असबाब को कहते हैं, वजूहात को कहते हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात थी या वो कौन कौन से असबाब थे जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। और यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि उसके जो मकासद थे, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या क्या थे। उसके ऑब्जेक्टिव थे मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। नंबर सेकंड क्या था कि हुकूमत के साथ वफादारी का जज्बा और गलत फहमियों को दूर करना। और नंबर थर्ड जो है दूसरी कौमों के साथ, यानी कि सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ ही नहीं रहते थे, वहाँ पर जैन भी थे, वहाँ पे हिंदूज़ भी थे, हिंदूज़ के 4 अलग जो बड़ी कौमें हैं वो आबाद थी। इसके अलावा अछूत वहाँ पर रहते थे। तो दूसरी जितनी भी कौमें हैं उनके साथ भाईचारे के ताल्लुकात कायम करना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव्स थे 3, ये बुनियादी मकासद थे। ये 3 मकासद शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कभी कभी आ जाते हैं कि शॉर्ट नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये आप जब शॉर्ट नोट आएगा या व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल, तो ऑब्जेक्टिव का एक अलग टॉपिक है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट का ये आंसर भी है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये 3 ऑब्जेक्टिव ही लिखने हैं। ये 3 ऑब्जेक्टिव, आप चेंज द ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका नेक्स्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आप ऑब्जेक्टिव चेंज कब हुए? व्हेन कायद-ए-आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आपको पता है कि कायद-ए-आज़म कब वापस आए? कायद-ए-आज़म रिटर्न बैक टू द मदरलैंड, वो आए 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं किया, ही ज्वाइंड ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट आफ्टर 2 years सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और उनके जो तरीक़ाकार था, उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे, कायद-ए-आज़म को उनसे मुत्तफिक नहीं थे। तो आफ्टर 2 years ही डिसाइडेड टू सेपरेट ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने अपने तमाम जो एक्टिविटीज़ थी उनको अलग कर लिया। उन्होंने फिर अलग होकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, वकालत की उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने 1922 में ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन किया था, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। समझ आ गई ये बात? तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स को अलग से देखना है। उसके बाद मैं अभी आ रहा हूँ चेंज द ऑब्जेक्टिव, ये अलग टॉपिक है। चेंज द ऑब्जेक्टिव, इसको मैं पढ़ूंगा। ऑब्जेक्टिव चेंज कब हुए ये आपको पता होना चाहिए। 1913 में जब कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, ठीक है, तो मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज हुए। पॉलिसीज़ जो थी, पॉलिसीज़ ऑफ अनकंडीशनल, जो उसमें फॉर सेकंड ऑफ द फेवर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सूटेबल फॉर द इंडियन, ठीक है। जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुओं की तरफ से ही आया, ठीक है। पहले हिंदू ये कहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन कायद-ए-आज़म ने 1913 में सेल्फ गवर्नमेंट का उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। और हम लोग इसीलिए कायद-ए-आज़म ने पहले सेल्फ गवर्नमेंट को 1913 में जब ऑब्जेक्टिव चेंज हुए, पहले तो इनके दरमियान क्रिटिकल कंडीशन थे, उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट में कायद-ए-आज़म जो थे he got the title of the ambassador of peace। उन्होंने ambassador of peace का टाइटल हासिल किया। सराजोनी नेदू ने उनको टाइटल दिया। सबसे पहले हम लोग इस पे आएंगे कि कायद-ए-आज़म खुद हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े हामी थे, इसलिए उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव को चेंज किया और सेल्फ गवर्नमेंट का एक जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया कि सेल्फ गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा अमल है, कंडीशनल
कंडीशनली अगर हम इसको देखें तो सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हिंदू अक्सरियत में हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट अपनी बना। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है खुद हुकूमतें बनाना, तो खुद हुकूमतें बनाएं, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये है। तो उन्होंने इन ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो ऑब्जेक्टिव चेंज हुए तो डेफिनेटली फिर उसके बाद मुस्लिम हिंदू यूनिटी ज़्यादा हुई। उसके बाद जो है वो आपको बताया कि इसके साथ ही वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कायद आज़म के सामने जो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बानी थे, जो लीडर थे गांधी जी, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने अचानक से कॉल ऑफ कर दिया था स्ट्राइक को, जब वो बिल्कुल पीक पोजीशन पर पहुंच गई थी, तो उस पर कायद आज़म बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए। तो उन्होंने 1922 में बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन किया। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव चेंज के साथ साथ आपको ये भी बताया कि जब ऑब्जेक्टिव चेंज हुए तो उस वक्त कायद आज़म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या डिक्लेयर थे, उन्होंने क्या उनकी सोच क्या थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो उसके रीज़न क्या थे। तो बेटा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। और चेंज दी ऑब्जेक्टिव्स जो है ये 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल है, पेज नंबर 12 पे है, लास्ट 4 लाइन्स के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी है, ये आप लोगों ने याद रखना है और मैं ये आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप लोगों ने इसको निशान भी लगाना है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसको याद भी करना है। ठीक है, बाकी इस टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई इसके ऑब्जेक्टिव्स में या चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू ईमेल। आप ईमेल के ज़रिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।